में आपका स्वागत है। भारत के भूगोल में आज हमारा तीसरा वीडियो है, जिसमें हम भारत की मृदा और प्राकृतिक वनस्पतियों की बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं यूपीपीएससी को लेकर के, तो साथियों यूपीपीएससी 2017 के बाद से ये जो दोनों चैप्टर हैं, इन दोनों चैप्टर से मिनिमम 33 क्वेश्चन और मैक्सिमम जो है वो 4 से 5 सवाल पूछ रहा है पेपर में। आपको सिर्फ यही दो टॉपिक, हाँ यही दो टॉपिक है भाई, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अभी आप खुद देखना। और एक काम और आप कर सकते हैं कि जैसे आपका जो आर का एग्जाम हुआ 2017 का पेपर आप देख लेना, फिर 2021 का जो हुआ प्री और मेंस दोनों पेपर, और 2023 का जो भी पेपर हुआ उसको देख लेना। तो वहां से कई सारे क्वेश्चन आप पाएंगे भारत की मृदा और प्राकृतिक, अच्छे लेवल का क्वेश्चन जो लोग गलत करके आते हैं। पर इस वीडियो को देखना, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, बहुत आराम से आप समझ जाओगे कितना महत्वपूर्ण है यह चैप्टर। ठीक है, तो चलिए चीजों को बहुत ध्यान से समझते हैं। एक एक पॉइंट को यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट वाइज ही आपसे पेपर में पूछेगा। ठीक है, पहले हम भारतीय मृदा की बात करेंगे। देखो यार, भारतीय मृदा आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ जो ICMAR है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, वह 8 प्रकार में डिवाइड करती है। अब इन 8 प्रकार को हमें समझना है। देखिए, सबसे पहली जो मृदा होती है वह हमारी जलोढ़ मृदा होती है। तो ये बात तो क्लियर है, आप सभी को पता होगा। जलोढ़ का मतलब ये हुआ कि नदी के द्वारा, जहां जहां नदियां आएंगी उनके द्वारा जो निक्षेपित माने जो क्षेत्र होता है, वहीं पर जलोढ़ मिट्टियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो जो जलोढ़ मृदा है वह उत्तरी मैदान, मानी भारत के उत्तर में आप देखेंगे, जो गंगा यमुना क्षेत्र, द्वाब क्षेत्र वहां पर, और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है। यह मृदा देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग में 40% भाग को ढके हुए है। ठीक है, यह जो मृदाएं होती हैं निक्षेपित मृदाएं हैं, जिन्हें नदियों और सरिताओं ने वाहित और निक्षेपित किया है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, यहां से फोकस करिएगा। राजस्थान के एक संकीर्ण गलियारे से होती हुई ये मृदाएं गुजरात के मैदान में फैली हुई मिलती हैं, यानी उत्तर भारत में। प्रायद्वीपीय प्रदेश में अगर आप देखेंगे, यानी प्रायद्वीप भारत में, तो प्रायद्वीपीय प्रदेश में यह जो मृदा होती है वह पूर्वी तट की नदियों की डेल्टा और नदियों की घाटियों में पाई जाती हैं। पूर्वी तट, मेरे भाई इस पॉइंट को याद रखना कि अगर आप देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत में जलोढ़ मिट्टियां कहाँ मिलती है, तो कहोगे सर जो प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट की नदी डेल्टा है वहां पर हमें ये मिट्टी देखने को मिलती है। यह मृदाएं गठन में बलुई दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति की पाई जाती है। सामान्यतः इस मृदा में, ये पॉइंट रख लेना मेरे भाई, इस मृदा में पोटास की मात्रा ज्यादा होती है और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। क्या ये बात क्लियर हो गया कि जो हमारी जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें पोटास की मात्रा ज्यादा, जबकि फास्फोरस की मात्रा कम होती है। ठीक है, संरचना और संगठन के आधार पर इसे 2 भाग में बांटा गया है, एक तो बांगर और दूसरा खादर। ठीक है, अच्छा, अगर हम जलोढ़ मिट्टी की रंग की बात करेंगे तो हल्की धूसर से लेकर के राख धूसर तक का होता है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है क्या, कि जो जलोढ़ मिट्टियां होती हैं इसका जो रंग होता है वह निक्षेपण की गहराई, यानी मृदा, आप जानते हैं कक्षा 8 अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो मृदा के 3 संस्तर क ख ग आपने पढ़ा होगा, तो उस मृदा की गहराई पर निर्भर करता है इसका रंग, जलोढ़ के गठन पर निर्भर करता है, और दूसरा निर्माण में लगने वाली समय अवधि पर निर्भर करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जलोढ़ मिट्टियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या कथन होगा इसके रंग के बारे में, ऑप्शन देते कि इसका रंग का जो रंग है वह निक्षेपण की गहराई पर निर्भर करता है, जलोढ़ के गठन पर निर्भर करता है, या निर्माण में लगने वाले समय अवधि पर निर्भर करता है। ठीक है, जलोढ़ मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है, यानी खेती जो है ज्यादा किया जाता है जलोढ़ मिट्टियों पर। ये बात तो सही है ना। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए कई सारी पॉइंट आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वह यही है कि उत्तरी मैदान नदी घाटियों में मिलेगा, 40% एरिया को कवर करेगा। पूर्वी तट के डेल्टा वाले एरिया में, यानी पूर्वी तट के जो नदियां वहां मिलेगा। पोटास की मात्रा इसमें ज्यादा, फास्फोरस की मात्रा इसमें क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और इसके रंग के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि इसका जो रंग है वह मिट्टी के निक्षेपण की गहराई पर, जलोढ़ के गठन पर और मिट्टी के निर्माण में लगने वाली समय अवधि पर निर्भर करता है। इस पर गहन कृषि की जाती है। क्लियर है। अब संगठन के आधार पर 2 पार्ट में बांटा गया, पर ये दोनों हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है, खादर क्षेत्र, बांगर क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा जो खादर क्षेत्र होता है
वह प्राचीन जलोढ़क होता है साथियों, ठीक है। और सॉरी, जो बांगर होता है वो पुराना जलोढ़क होता है, जबकि खादर जो होता है वो नवीन जलोढ़क होता है। बस इतनी सी बात आपको याद रखना है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्या, कि जलोढ़ मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है। देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग में क्या 33%, वहां 40% एरिया लिखा हुआ मिट्टी का, ठीक है। लगभग में 11 लाख, ये चूंकि पेपर में एक बार आ गया था मैंने इसीलिए इसको लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा एक दूसरा पॉइंट, कि जलोढ़ मृदा में रेत, गाद, मृत्तिका के भिन्न भिन्न अनुपात होते हैं, और यह मिट्टी तटीय मैदान और डेल्टा के प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना, रेत, गाद और मृत्तिका जो क्ले होता है उनके भिन्न भिन्न अनुपात पाए जाते हैं, ठीक है। अगली जो मृदा है, अच्छा ये पॉइंट पे हमने तो डिस्कस आपसे कर लिया था कि इसमें किस किस चीज की अधिकता होगी, एक बार और डिटेल में जान लीजिए। पोटास ज्यादा होगा, फास्फोरस अम्ल ज्यादा होगा, चूना ज्यादा होगा, कार्बनिक तत्व की अधिकता होगी। लेकिन जो नहीं होगा उसे आप ध्यान रखिएगा, इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो ये पॉइंट नोट कर लेना कि नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है जो हमारी जलोढ़ मृदाएं होती हैं। क्लियर है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी मृदा जिसे हम बोलते हैं काली मृदा। तो देखो यार, काली मृदा बेसिकली कहाँ ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारा दक्कन का पठार है वह बेसाल्ट लावा से बना है, और बेसाल्ट लावा मतलब काली मृदा से बना हुआ है, ठीक है। तो भैया दक्कन के पठार में ज्यादा पाया जाता है। अब दक्कन के पठार में आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल हैं, ठीक है। तो ये तो लोकेशन हो गया मोटा मोटा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, है ना। अब यहाँ देखिएगा, गोदावरी और कृष्णा नदी के ऊपरी भाग, यहाँ इसको नोट कर लेना क्योंकि ये ऊपर नीचे उत्तर दाएं करके पूछेगा पेपर में, समीक्षा अधिकारी है इसका नाम, है ना। दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिम में गहरी काली मृदाएं पाई जाती हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 और दिमाग में ऐसे एज इट इज भर लो, क्या गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भाग में और दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिम भाग में गहरी काली मृदाएं पाई जाती हैं। तो ये दोनों लोकेशन गोदावरी और कृष्णा के उत्तर भाग में, दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिम भाग में गहरी काली मृदाएं पाई जाती हैं। रट लो। अगला ये भी रट लो, इन मृदाओं को हम रेगुर कहते हैं, या इनको हम कपास वाली काली मृदा भी कहते हैं साथियों। आमतौर पर जो काली मृदाएं होती हैं वह मृडमयी होती हैं, गहरी होती हैं, अपारगम्य होती हैं। स्टेटमेंट रख दो क्योंकि पेपर में स्टेटमेंट पूछा गया है। और देखिए अगला स्टेटमेंट याद करिए, ये मृदाएं गीली होने पर कैसी हो जाती हैं, फूल जाएंगी और चिपचिपा हो जाएंगी जब इनके ऊपर पानी पड़ेगा, और जैसे ये सूखेंगी ये मृदाएं सिकुड़ जाती हैं। इस मृदा को हम स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं। बहुत पहले ये क्वेश्चन पूछता है, किस मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं, तो काली मृदा को। अब एक स्टेटमेंट और रखना है, बहुत जरूरी है। अब चूंकि देखिए ये नमी का धीमे धीमे ये अवशोषण करती है, जिस कारण से नमी का क्षय भी इसमें धीमे धीमे होता है, ठीक है। यानी काली मृदा जो होती है लंबे अवधि तक नमी को अपने अंदर धारण किए रखती है। यानी काली मिट्टी में लंबे समय तक अगर एक बार आप सिंचाई कर दीजिए तो धीरे धीरे वो पानी को और नमी को अवशोषित करेगा और धीमे धीमे ही पानी को क्षय करता है। तो इस कारण से काली मृदा में लंबे समय तक नमी बनी रहती है। इसके कारण फसलों को, विशेष रूप से वर्षाधीन फसलों को, ठीक है, शुष्क ऋतु में भी नमी मिलती रहती है और वे फलते फूलती रहती हैं। तो कौन सी मृदा है जिसकी नमी धारण की क्षमता ज्यादा होती है, जवाब होगा सर काली मृदा। और सुनिएगा, रासायनिक दृष्टिकोण से क्या विशेषता है इस मृदा की, तो भाई पहली बात, इसमें चूना, लौह, मैग्नीशियम, एल्यूमिना ये काफी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, पोटास की मात्रा भी पाई जाती है, लेकिन इसमें फास्फोरस नहीं पाया जाता, नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, जैव पदार्थ की कमी यानी जो ह्यूमस होती है वो भी नहीं पाई जाती, कमी होती है। तो फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की कमी होती है काली मृदा में, इसे ध्यान रखना है, ठीक है। इस मृदा का रंग गाढ़े काले और स्लेटी रंग के बीच में होता है।
कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट याद रख लीजिए जो पेपर में पूछा गया है। काली मृदा का निर्माण कैसे हुआ है? तो ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडे होने के बाद बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से हुआ है। क्या मैं आपसे अगर कहूं कि उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में काली मृदा कहाँ पाया जाएगा, तो आपको याद होगा जब मैं पहला वीडियो बनाया था तो मैंने कहा था कि जो हमारा 16 डिग्री चैनल है वह सह्याद्री पर्वत को 2 पार्ट में बांटेगा और उत्तरी सह्याद्री जो है वह लावा से बना हुआ है, तो और दक्षिणी सह्याद्री कायांतरित और निश्च चट्टान है। तो मेरे भाई उत्तरी सह्याद्री में ही तो हमारा दक्कन का पठार पड़ता है, इसलिए उत्तरी सह्याद्री में काली मृदा पाई जाती है, जबकि दक्षिणी सह्याद्री में आप केरल वगैरह में देखेंगे तो लैटेराइट मृदा मिलेगी। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन दिमाग तो लगाना पड़ेगा आपको ना। मैं यहाँ पढ़ा दिया, लेकिन एग्जामिनर आपसे पूरी जानकारी रखने की कोशिश करेगा कि आप गहनता से पढ़े कि नहीं। ठीक है, तो भैया ये बात समझ में आ गया कि काली मिट्टी जो है वो ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडे होने के बाद बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से हुआ है। यानी ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो इससे निकला लावा, और लावा क्या हुआ? ठंडा हुआ, और जब लावा ठंडा होता है तो कौन सी चट्टानें बनती हैं? तो उसको आप बोलते हो बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट चट्टान का अपक्षय और अपरदन होता है, कई सारे कारक हैं, और अपक्षय अपरदन हो करके मृदा इकट्ठा होती है और निर्माण हो गया कौन सी मृदा? काली मृदा का। ठीक है, इसके कुछ नाम हैं। इसे हम रेगुड़ मिट्टी, इसे हम उष्ण कटिबंधी चारनोजम, इसे हम कपासी मिट्टी के नाम से, राकड़ भी कहीं कहीं बोलते हैं, हालांकि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है तो हम इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब इसका रंग काला होता है क्योंकि इसमें टिटैनी फेरस मैग्नेटाइट पाया जाता है, जिसके कारण से इसका रंग काला होता है। और यह जो मृदा होती है साथी, जो हमारी काली मिट्टी है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जिस कारण से इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। कपास के अतिरिक्त हम इसमें मोटे अनाज, तिलहन, सूर्यमुखी, अंडी, सब्जियां और खट्टे फल भी उगा सकते हैं। काली मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, बस यह रट लेना, क्योंकि मिलान करने के लिए आएगा और आपको मिलेगा कि एक ही मिलान आपको दिखेगा जो 3 मिलान को मिला देगा। काली मिट्टी को मिलेगा कहां से? महाराष्ट्र से। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे, और सबसे इंपॉर्टेंट लाल मिट्टी, जहां से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और गलत हो जाते हैं। तो काली मृदा आपने देखा, अब पढ़िए लाल मिट्टी। इसका विकास कहाँ हुआ है? तो देखिए दक्कन के पठार में तो आपने काली मृदा को पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर केंद्र बिंदु बनाना है किसको? दक्कन को। तो भैया दक्कन के पठार के पूरब में, कहाँ पे मेरे भाई? सबसे पहले इस पठार के पूरब में, ठीक है, और दक्षिण भाग, पूरब और दक्षिण भाग, ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है साथियों। ठीक है, पूरब और दक्षिण भाग में हमारी लाल मिट्टी पाई जाती है। तो दक्कन के पठार के पूरब में देखिए मैप में, और दक्कन के पठार के दक्षिण में देखिए आपको लाल मिट्टी मिलेगी। 2 विशेषता और, ये तो हो गया भैया। 2 विशेषता और कौन है? पहला विशेषता इसका और होता है जहां पे थोड़ा सा कम वर्षा होता है। क्या होनी चाहिए? कम वर्षा। अब आप बताइएगा क्या केरल में काली लाल मिट्टी पाया जाएगा? तो आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि केरल में खूब वर्षा होता है। हमारे पूर्वोत्तर भारत में मासेनराम वाले क्षेत्र में, मेघालय क्षेत्र में, वहां पर ये मृदा पाई जाएगी। तो आप कहोगे नहीं सर, वहां पे खूब वर्षा होता है। तो जहां थोड़ा कम वर्षा होता है वहां लाल मिट्टी पाया जाएगा। अच्छा, जहां पे रवेदार आग्नेय चट्टान है, कौन सी चट्टान है मेरे भाई? रवेदार आग्नेय चट्टान। और आप जानते हैं आग्नेय चट्टान किससे मिलकर बनता है? तो आप कहोगे सर आग्नेय चट्टान तो ज्वालामुखी चट्टान है। भाई ज्वालामुखी से ये भी बनता है? तो आप कहोगे हाँ सर, यानी उस एरिया में भी ये मिलेगा, तभी तो दक्कन की पूरब और दक्षिण में हुआ है। तो रवेदार आग्नेय चट्टान जहां होंगे वहां भी थोड़ा बहुत लाल मिट्टी मिलेगा। तो अब देखिए घुमा फिर, एक बार तो पीसीएस में ऐसा पूछा कि 3 तरफ से दक्कन, अरे 3 तरफ से कहां से ढका हुआ है? पूरब और दक्षिण से सिर्फ दक्कन के पठार के इर्द गिर्द में है। पर वो भाई साहब पता नहीं कैसे क्वेश्चन बनाए थे, पीसीएस के ही क्वेश्चन है 2023 में। अब देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब लाजवाब क्वेश्चन बनाए थे घुमा फिरा करके, पर उसका जवाब मिला नहीं और गलत ही था उसका क्वेश्चन ही। तो भैया दक्कन के पठार को 2 तरफ से लाल मिट्टी घेरी हुई है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। और देखिए दक्षिण में कहां तक भैया? भाई दक्षिण में तो ज्यादा वर्षा होती है और आपने कहा कम वर्षा, लेकिन आप सोच के देखिए
दक्षिण के अगर हम बात करते हैं, भारत के थोड़ा सा दक्षिण में आप आइए ऐसे, ठीक है। तो आप जानते हैं ज्यादा जो यहाँ का जो हमारा पश्चिमी घाट है, ठीक है, जो दक्षिणी सह्याद्री या फिर जो साथियों पश्चिमी घाट है, हमने आपसे कहा था कि यह एक कगार है। हमने आपसे कहा था कि यह एक कगार है, और यहाँ जो पश्चिम एरिया है यहाँ पे सर्वाधिक बारिश होगा, है ना, आपको पता है, क्योंकि इधर से ही आती है हमारी उत्तर पश्चिम जो हमारे हवाएं हैं, दक्षिण पश्चिम की जो मानसून है वो, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसके गिरिपाद है, यानी इसके जो पूर्वी एरिया साथी, यहाँ पे कम वर्षा होता है, तो इस वाले एरिया में ज्यादा पाई जाएंगी लाल मृदाएं। तो पश्चिमी घाट के गिरिपथ के क्षेत्र में लाल दुमती मिट्टी पाई जाती है साथियों। पीली और लाल मिट्टियां उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग में भी देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर भी कम वर्षा होगी। अब आप देखिएगा मध्य गंगा। अब आप बताइए मध्य गंगा मतलब क्या? गंगा जमुना का द्वार क्षेत्र जो हमारे उत्तर प्रदेश के बीचों बीच में पड़ रहा है साथी। आप हमारे उत्तर प्रदेश को अगर आप ध्यान रखेंगे, देखिए मैं ये बहुत रफली उत्तर प्रदेश बना रहा हूँ, हमारा उत्तर प्रदेश इससे खूबसूरत है। तो आप पाएंगे उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र है मेरे भाई, ये मध्य वाला जो एरिया है उत्तर प्रदेश का, ये तो हमारे मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र है। तो भाई यहाँ बरसात तो होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो दक्षिण का एरिया है, जो दक्षिण का एरिया होता है, यहाँ पे कम बरसात होता है, और वो दक्कन का हमारे पूर्वी पार्ट पड़ता है। क्योंकि आप जानते हैं जो हमारा पठार है, बुंदेलखंड का पठार दक्कन के पठार का ही पार्ट है, बुंदेलखंड का, बघेलखंड का। तो इस कारण से मध्य गंगा के मैदान के दक्षिण में आप पाएंगे तो लाल मिट्टी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब देखिए, अब क्वेश्चन भैया ऐसा ऐसा घुमा के इसमें पूछता है कि क्या ही बोला जाए। क्या कहेगा कि भैया जो लाल मिट्टी है दक्कन के पठार के पूरब में है, मध्य गंगा के दक्षिण के बीच में है। अब देखिए कैसा क्वेश्चन, समझ रहे हैं? तो मध्य गंगा के मैदान के दक्षिण भाग में है, घुमा फिरा के क्वेश्चन करेगा। भाई प्लीज जवाब दे देना कि मध्य गंगा के दक्षिण में, दक्कन के पठार के पूरब में, दक्कन के पठार के दक्षिण में कहा, जो हमारा पश्चिमी घाट है उसके गिरिपाद में, और अगर यहाँ भी गहराई करेगा तो गिरिपाद के पूर्वी ढलान पे, पश्चिमी ढलान पे नहीं, पूर्वी ढलान पे, इतना तक आपसे पूछ सकता है। अब तो आप निकाल लेना इस क्वेश्चन का जवाब, इतना बता दिया, आप निकाल लेना, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इस मृदा का लाल रंग, ये क्वेश्चन में ROR 2023 का है भाई, ये क्वेश्चन ROR 2023 का है, पेपर में देख लेना। इस मृदा का जो लाल रंग है रवेदार तथा कायांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक विसरण के कारण होता है। ये क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी 2023 का है, पिछली बार भी पढ़ाया था, इस बार भी बता रहा हूं, तो भैया इसको ध्यान रखना। कहा था 21 वालों को 23 में कर लेना, 23 में आ गया तो मुंह बाके बैठ गए थे, आप मत बैठना, अब बता देना। जल योजित होने के कारण यह मृदा कैसी दिखाई देती है? पीली दिखाई देती है। तो मेरे भाई इसको थोड़ा याद रख लेना, लाल मृदा के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस मतलब जीवाश्म, ह्यूमस मतलब जीवाश्म या जीवांश कहेगा, कुछ भी कहेगा तो बता देना किसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। इस मृदा का लाल रंग रवेदार तथा कायांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक प्रसार के कारण होता है। क्लियर है? ठीक है। अब सुनिए एक बात और, स्टेटमेंट ये वाला इंपॉर्टेंट, अगर महीन कण वाली लाल मृदा है तो वो साथियों उर्वर होगा, और मोटे कण वाली जो कि उच्च भूमियों पर पाया जाएगा वह जो है अनुर्वर होगा। ठीक है, ठीक है। अब सुनिए थोड़ा सा और डीपली चलते हैं, क्योंकि पेपर और गहराई में अगर जाएगा तो एक हद और है पेपर का। क्या? लाल और पीली मृदाएं अगर हम देखेंगे प्रायद्वीप भाग में, तो प्रायद्वीप भाग में कहाँ कहाँ मिलेगा? तो आप कहोगे सर दक्षिण में मिलेगा, तमिलनाडु में, और कर्नाटक में, और महाराष्ट्र में। अब आप कहोगे सर महाराष्ट्र में भी? तो हाँ भैया, अभी आपने देखा था रवेदार कायांतरित चट्टान महाराष्ट्र में भी है सर, क्योंकि वो आग्नेय चट्टान है। ठीक है, और आग्नेय चट्टान किससे बना है आपको पता है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और देखिए मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग,
तो मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग माने उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड बघेलखंड क्षेत्र, और देखिए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और झारखंड, पश्चिम बंगाल, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भाग में भी पाया जाता है। तो थोड़ा थोड़ा फोकस करिएगा, थोड़ा थोड़ा हर जगह पाया जाएगा, क्योंकि जहां जहां वो चट्टानें मिलेंगी। जो लाल मृदा होती है अत्यधिक निच्छालित मिट्टी होती है, साथ ही गहरे निम्न भागों में यह दोमट प्रकार की होती है, जबकि उच्च भूमियों पर असंगठित कंकड़ों के समान होती है। प्रकृति देखिए, यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। कई बार हमने पढ़ाया आपको, यह मृदा कम उपजाऊ होती है, क्योंकि जहां पर ह्यूमस नहीं होगा वो मृदा कैसे उपजाऊ होगी, तथा इसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट क्यों है? उच्च भूमि में इस पर साथियों बाजरा, मूंगफली और आलू की खेती की जाती है, जबकि निम्न भूमियों में, अब चूंकि निम्न भूमि जलोढ़ टाइप का होता है, तो चावल, रागी, तंबाकू और सब्जियों की भी खेती की जा सकती है। साथियों, इस मृदा में घुलनशील लवण की पर्याप्तता होती है, लेकिन फास्फोरिक अम्ल, कार्बनिक तत्व और जैविक पदार्थ, चूना और नाइट्रोजन की कमी, जो बार बार मैं आपसे कहते आया हूं, उसकी कमी पाई जाती है। उम्मीद करता हूं कि अब आपसे लाल मिट्टी के सवाल गलत नहीं होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों, अगला मृदा लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी के बारे में भी सवाल आता है। तो यह जो मिट्टी है, उच्च तापमान और भारी वर्षा का क्षेत्र। तो आप बताइए सबसे ज्यादा तापमान कहाँ पे रहेगा? तो आप कहोगे सर, अगर हम थोड़ा सा इंडिया के मैप पर डिस्कस करें तो आप कहोगे सर मैं ऐसे रफली बना रहा हूँ मेरे भाई, है ना, कोई इस पर विवाद मत कर देना, क्योंकि आजकल भारत जानते हैं आप विवादों से घिरा हुआ है। मैं ऐसे रफली बना रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी करते हैं भारत में विवाद बनी जाता है आजकल, तो ठीक है मेरे भाई। हाईली बहुत ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? तो आप कहोगे सर यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा होता है, जो हमारा पश्चिमी घाट है यहाँ पे वर्षा होता है, ठीक है, 200 सेंटीमीटर तक। बाकी जो भारत का पूर्वोत्तर एरिया है यहाँ पर ज्यादा वर्षा होता है। उत्तर प्रदेश में भी गिरिपदों में यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ी मात्रा में यहाँ पर भी भारी वर्षा देखने को मिलता है साथियों, ठीक है। ये कुछ प्रदेश है जहाँ देखने को मिल सकता है। अब भारी वर्षा यहाँ होता है, और भारी वर्षा और क्या कह रहा है? उच्च तापमान। उच्च तापमान कहाँ पे रहेगा? तो आप जानते हैं भारत की जो मुख्य भूमि ये वाली है साथियों, 8 डिग्री 6 मिनट से होकर जाती है। और आप जानते हैं कि जो हमारी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से सूर्य सीधा जहां पे चमकेगा वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, और भूमध्य रेखा पर आप जानते हैं सूर्य का टेम्परेचर ज्यादा होता है। और आप जानते हैं 0 से लेकर के 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको हम डोल्ड्रम पेटी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है। तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तो नहीं, हमारे यहाँ 8 डिग्री है, लेकिन इसका जो विस्तार हो जाता है साथी, वह तकरीबन 10 डिग्री के आसपास ऊपर और 10 डिग्री के नीचे इस वाले क्षेत्र में हाई टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो 10 डिग्री कहने की वजह से उत्तर भारत में अगर देखेंगे तो 10 डिग्री चैनल लगभग में यहीं से गुजरती है, अंडमान निकोबार को सेपरेट करते हुए। तो भारत के इस वाले क्षेत्र में हाई टेम्परेचर पाया जाएगा इस समय, ठीक है, हाई टेम्परेचर यहीं पर बनेगा। और आप जानते हैं बाकी 21 जून को 23.5 डिग्री पर यानी कर्क रेखा पर चमकती है, सूर्य सीधा चमकता है। तो 21 जून के आसपास में कर्क रेखा पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है साथी इस वाले एरिया में, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर होता है, वहीं पर हाई वर्षा को देखने को मिलती है, ठीक है। अब सुनिएगा कहानी क्या है कि ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र निच्छालन का परिवार होता है। जब तीव्र वर्षा होता है तो क्या होता है? तेजी से वर्षा मिट्टी पर जब गिरता है तो वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो बह जाता है, और रह जाता है लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लेटेराइट मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की अधिकता होगी, जबकि चूना और सिलिका कम मात्रा में होगा। उच्च तापमान में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा तेजी से उसको खत्म कर देते हैं। ह्यूमस मतलब खत्म हो जाता है। तो इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फेट, कैल्शियम ये तीनों कम होता है साथी, और लौह अयस्क पोटास ज्यादा पाया जाएगा, क्योंकि आपने देखा लौह अयस्क और पोटास यहाँ पर साथी ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब इसमें ह्यूमस नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, कैल्शियम नहीं होगा,
तो क्या यह मृदा कृषि के लिए उपयोगी है? तो आप कहोगे नहीं सर, यह मृदा कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है, यानी कम उपजाऊ है। तो अगर उपजाऊ बनाना है तो इसमें क्या होगा, ज्यादा मात्रा में खाद डालने की जरूरत पड़ती है साथियों, ठीक है। लेकिन और भी जाहिर सी बात है कुछ तो इसका प्रयोग होता है। तो हाँ साथी, देखेंगे आप तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, केरल में इसमें काजू जैसे वृक्षों की खेती की जाती है। और लाल लेटेराइट मृदा जो है वह काजू के लिए सबसे फेमस होती है। तो काजू की खेती किस मृदा पर होती है? तो आप कहोगे सर लेटेराइट मृदा। कौन सी? लेटेराइट मृदा। यहाँ पे काजू की खेती होती है। कहाँ पे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में। मकान बनाने के लिए लेटेराइट मृदा के ईंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इन मृदाओं का विकास कहाँ पर होगा? तो प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्र में, सामान्यतः कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्र, गारो खासी जंती वाला एरिया हो। आपको क्लियर हो रहा है ना ये बातें? क्यों होगा ये भी आपने समझ लिया होगा। अब सुनिए कुछ और बातें। एक व्यक्ति है जिनका नाम है एफ बुकानन। और एफ बुकानन 1905 में जब अनुशीलन समिति का गठन हो रहा है भारत में, तब एफ बुकानन के द्वारा 1905 में सबसे पहले लेटेराइट मृदा का अध्ययन किया गया। और सुनिए, यह जो मृदा है मुख्यतः प्रायद्वीप भारत के पठार के ऊपरी भाग में विकसित हुई है। 200 सेंटीमीटर या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चूना और सिलिका के निच्छालन से बना हुआ है लेटेराइट मृदा। याद रखिएगा, इस मृदा का रंग लाल लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लाल भी इसका रंग हो सकता है, ध्यान रखिएगा। स्पष्ट है कि इस मृदा में लौह ऑक्साइड, एल्युमिनियम की अधिकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, कार्बनिक अम्ल इनकी कमी पाई जाती है। ये मिट्टियां सह्याद्री मतलब दक्षिणी घाट, पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ियां माने पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, हमने पहले इस पर चर्चा किया है, इसीलिए पहला वीडियो देख लीजिएगा। सतपुड़ा का क्षेत्र असम, महाराष्ट्र, मेघालय की पहाड़ियों में भी होता है। केरल में मालाबार का तट सबसे ज्यादा ये पाया जाता है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। तो दो चीज आपको मिल गया। पहला तो पेपर में जब खाली मिट्टी आएगी तो आप क्या कहोगे, कौन सा जवाब दोगे? महाराष्ट्र में टिक लगाना, ठीक है। दूसरी मृदा जब लेटेराइट आएगी तब किस पे टिक लगाओगे? केरल पे। अब तो दो तो याद हो गया ना। अब तो चलिए दो मिलान आप सही कर सकते हैं, लेटेराइट, ठीक है। ये दोनों मिलान आपको याद रख लेना है। अरे यार लेटेराइट में केरल यहाँ लिखेंगे, रुकिए भाई, यहाँ पे केरल, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? केरल। तो भैया काली मृदा महाराष्ट्र, लेटेराइट मृदा केरल, ऐसे आएगा। मिलान करने के लिए मिला देना, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा पर्वतीय मृदा को लेकर के। यहाँ से कैसे सवाल आते हैं समझिए। यहाँ से कुछ मृदाएं पूछी जाती हैं, इसे हम वनीय मृदा भी कहते हैं। ये मृदाएं, अब देखिए बहुत ध्यान से इनका विस्तार, हिमालय की घाटियों में ढलानों पर पाई जाती हैं। घाटी कहाँ कहाँ पे मिलेगा? तो आप कहोगे सर महान हिमालय, मध्य हिमालय के बीच में, कुंगलू घाटी, कांगड़ा घाटी, कई सारी घाटियां। महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में दून की घाटी, कई सारी घाटियां। तो भैया इन घाटियों की ढलानों पर मिलेगी कौन सी मृदा? पर्वतीय मृदा, ठीक है। अब आप कभी पहाड़ पे जाइएगा, मैं भी नहीं गया हूँ, लेकिन लगता है कि यार मिट्टी तो जरूर मिलता होगा, कहीं बिना मिट्टी के कोई धरती कैसे बनेगी? तो मिट्टी तो होगा ही। तो ढलान पर एक बार उतर के देखिएगा तो वहां पे मिल जाएगा साथी, है ना। अच्छा, और आगे विशेषता क्या है? यह निर्माणाधीन मिट्टी है, मतलब अभी भी बन रही है। ह्यूमस की अधिकता, वाह, इसमें ह्यूमस ज्यादा होता है, के कारण यह मृदा कैसी होती है? अम्लीय होती है। संरचना में गाद दोमट से लेकर के दोमट मिट्टी तक, गाद मतलब होता है जलोढ़ टाइप का, से लेकर के दोमट तक होती है। और कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। और कर्नाटक में भी, हाँ, तो याद रखिए कर्नाटक में पहाड़ियां हैं। तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। मिश्रित फल जैसे सेब वगैरह भी यहाँ पे हो जाता है। गेहूं, मक्का, जौ की खेती के लिए उपयुक्त है। बनी मृदा में पोटास, फास्फोरस, चूने का अभाव होता है, बस यह याद रखना है। लेकिन इसमें ह्यूमस ज्यादा पाया जाता है, काहे कि वहां पे पेड़ पालो ज्यादा गिरे हुए हैं, आपको पता ही है ना।
और पोटास फास्फोरस चूने का अभाव होता है। ये पॉइंट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, रख लेना, ठीक है। अच्छा, आगे आगे है शुष्क और मरुस्थलीय मृदा। क्या विशेषता है? शुष्क मृदाओं का जो रंग है वह लाल रंग से लेकर के किशमिश की तरह होता है। तो रंग तो कभी नहीं पूछा, तो आज तक क्यों नहीं, अभी क्यों पूछेगा। ये सामान्यतः संरचना में बलुई होते हैं और प्रकृति में थोड़ा सा लवड़ी होते हैं। मतलब बलुई पाए जाएंगे और थोड़ा सा लवड़ी पाए जाएंगे, याद रखिएगा। कुछ क्षेत्रों की मृदाओं में नमक की मात्रा इतना ज्यादा होता है कि इनसे पानी को वाष्पीकृत करके लोग नमक में निकाल लेते हैं मिट्टी से। सोचिए, शुष्क जलवायु जहां होता है, उच्च तापमान जहां पाया जाएगा, तीव्र वाष्पीकरण के कारण इन मृदाओं में ह्यूमस और नमी कम होती है। रट्टा वाली बात यही है, ह्यूमस एक जगह दो जगह ज्यादा मिला, ये तो जलोढ़ में मिला, ये तो पर्वतीय मिला है कि नहीं है। बाकी और जगह देखिए ह्यूमस की मात्रा कम है। अच्छा, इनमें नाइट्रोजन कम, फास्फेट सामान्य मात्रा में होता है। इसमें मृदा संस्तरों में नीचे की ओर जाएंगे जब, तो चूने की मात्रा बढ़ते जाएगी, जिसके कारण से नीचे संस्तर में कंकड़ की परतें हमें देखने को मिलती हैं। मृदा के जब हम तल में जाएंगे, यानी 3 संस्तर होती है मृदा की, कह गए आप कक्षा 8 का एनसीईआरटी हल्के से देख लेना, मृदा नाम का चैप्टर, ठीक है। तो मृदा तली के संस्तर में आप जब जाएंगे तो कंकड़ बनने के कारण पानी का रिसाव कम हो जाता है। इसीलिए सिंचाई किए जाने पर इन मृदाओं में पौधों की सतत वृद्धि के लिए नमी सदा उपलब्ध रहती है। अब आपके मन में 2 सवाल घूम जाना चाहिए। काली मृदा में भी यही बात है, काली मृदा नमी को अवशोषण करके रखता है, लेकिन इसके अंदर दूसरी क्वालिटी है। इसके अंदर क्या है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं चूने की मात्रा बढ़ जाती है। अब जिसके कारण से मृदा के तली में कंकड़ मतलब कंक्रीट से बना हुआ मृदा का संस्तर होता है, जिस कारण से पानी का रिसाव सीमित हो जाता है, कम हो जाता है, पानी कम सोख पाता है। और यही कारण है कि नमी वहां पर बनी रहती है। जब पानी नहीं सोखेगा तो नमी बनी रहती है। लेकिन यह मृदा अनुर्वर होती है क्योंकि इसमें ह्यूमस और जैव पदार्थ क्या होते हैं, कम होते हैं साथियों, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, तो ये क्षेत्र कहाँ मिलेगा, तो आपको सर अरावली पर्वत, सिंधु घाटी का जो एरिया है, यानी पश्चिम में पश्चिमी राजस्थान, उत्तर के गुजरात में, दक्षिण के हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हमें शुष्क मृदा देखने को मिलती है। इन मिट्टियों में घुलनशील लवणों एवं फास्फोरस की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, जबकि कार्बनिक तत्व और नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है मेरे भाई, कम होती है, ठीक है। ये थोड़ा पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगली मृदा हमारी है लवड़ी या फिर क्षारीय मृदा। इसकी भी विशेषता हमसे पूछता है और कई बार पूछता, तो इसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। देखिए समझिए इस बात को, ऐसी मृदाओं को हम ऊसर मृदा भी कहते हैं। पहली बात, लवड़ी मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ज्यादा होता है। सोडियम ज्यादा होगा, पोटेशियम ज्यादा होगा, मैग्नीशियम ज्यादा होगा। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ज्यादा होता है, ठीक है। अतः मृदाएं अनुर्वर होती हैं, इनमें किसी भी प्रकार की वनस्पतियां नहीं उगती। अब आप सोचिए, नमक इकट्ठा रख दीजिए, पेड़वे जल जाता होगा, पोटेशियम भर दीजिए, खेतवा जल जाए, मैग्नीशियम आप समझ सकते हैं। अच्छा, तब क्या काम है इसका हो, मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब अपवाह के कारण इनमें लवणों की मात्रा बढ़ती जाती है। ये मृदाएं शुष्क और अर्धशुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों और अनूपों में पाए जाते हैं। इस मृदा की संरचना बलुई से लेकर के दुमड़ी तक होती है। नाइट्रोजन और चूना की कमी होती है। लवण मृदाओं तो कहाँ पाई जाएगी, ये भी तो जानना होगा। पश्चिमी गुजरात, मेरे भाई पश्चिमी गुजरात में लवड़ी मृदा मिल रही है। आपको ध्यान होगा कि उत्तरी गुजरात में आपने देखा, गुजरात के उत्तर में शुष्क मृदा पाई जाती है। क्या ये बात सही है? और यहीं पर पश्चिमी गुजरात में आप देखेंगे तो आपको लवड़ी मृदा मिलेगी। पूर्वी घाट की डेल्टा पर, मेरे भाई पूर्वी घाट की डेल्टा पर यहां पर आपको ये देखने को मिलेगी। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन वाले क्षेत्र में भी आपको लवड़ी मृदा देखने को मिलेगी। अब सुनिएगा, ऐसा गुजरात में क्यों? क्योंकि कच्छ के रण में
दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ नमक के कण आते हैं समुद्र से उठ करके। ये स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। जो पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून से आया तो समुद्र तल से खूब ज्यादा मात्रा में खारा नमकीन टाइप का उठ के आता है और कच्छ के रण में ऐसे ऊपर संस्तर जमा हो जाता है साथियों, पपड़ी के रूप में। जैसे आप कभी देखिएगा जब गड्ढा पोखरा होता है सो जाता तो मिट्टी का पपड़ी होता है ना, ऐसे, ठीक है। डेल्टा प्रदेश में समुद्री जल के भर जाने से लवण मृदाओं के विकास को बढ़ावा मिलता है। तो डेल्टा प्रदेश में क्या है, डेल्टा प्रदेश में जब समुद्र जब लहर मारेगा तो वहां पे आप देखेंगे तो लवण ज्यादा आ जाता है, तो लवड़ी मृदा यहाँ पे बन जाता है। कहीं भी आप देखिए, आप बाल्टी भर भर के नमक कहीं फेंका करिए वो मृदा लवड़ी बन जाएगा। हलकोरा मार के समुद्र उस क्षेत्र को लवड़ी बना देगा, ठीक है। अब सुनिए, अत्यधिक सिंचाई वाले गहन किसी क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश तो इसीलिए गड़बड़ा जाता है क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में अत्यधिक सिंचाई होती है भैया, दबा के लोग सींचते हैं, खूब सिंचाई करेंगे। गहन कृषि क्षेत्र में, विशेष रूप से हरित क्रांति वाली क्षेत्र में, ये बहुत गजब स्टेटमेंट है, चाहे एग्जामिनर घुमाएगा सबका नकिया रगड़ा देगा इस पॉइंट पर। कह दे अगर कि जो क्षारीय मृदा है वह हरित क्रांति वाले क्षेत्र में, और हरित क्रांति वाला क्षेत्र पंजाब, उत्तर प्रदेश, क्यों, ये दोनों क्षेत्र तो मेन है कि नहीं है, हरियाणा, भैया ये तीन क्षेत्र खूब मजा लिए हरित क्रांति का और खूब सिंचाई किया जाता है यहाँ पर भैया। तो भैया इन क्षेत्रों में लवड़ी मृदा ज्यादा मात्रा में मिल रही है, तो हरित क्रांति का ये देखिए परिणाम, अत्यधिक सिंचाई वाले क्षेत्र में लवड़ी मृदा ज्यादा होगा। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। आज उत्तर प्रदेश की भूमियां लवड़ी हो जा रही हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, अत्यधिक सिंचाई। शुष्क जलवायु वाली दशाओं में अत्यधिक सिंचाई केशिका क्रिया को क्या करता है साथी, बढ़ावा देता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, नमक ऊपर की ओर बढ़ता है और मृदा के सबसे ऊपरी परत में नमक जमा हो जाता है। इस प्रकार के क्षेत्रों में विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा में मृदा लवणता की समस्या से जूझ रही है, उत्तर प्रदेश भी जूझेगी। और इसकी समस्या से निपटने के लिए हम क्या करते हैं, जिप्सम डालते हैं। यानी अगर हमारी मृदा लवड़ी हो गई है तो उसकी समस्या से मुक्ति के लिए हम उसमें जिप्सम डालेंगे। क्या बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो इसको एक बार और आप पढ़ना तो और बात क्लियर हो जाएगी। लवड़ी व क्षारीय मिट्टियां एक अंतर क्षेत्रीय मिट्टी है। कैसी मिट्टी है, अंतर क्षेत्रीय मिट्टी है जिसका विस्तार सभी जलवायु प्रदेशों में है। यह मृदा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश में विस्तृत है। यह मृदा खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इस मृदा को स्थानीय नाम कई सारे हैं, इसे ही हम रेह कहते हैं। तो रेह मिट्टी, लवड़ी मिट्टी, कल्लर मिट्टी, राकड़ या राकर, ऊसर मिट्टी, कार्ल मिट्टी, चापेन आदि के नाम से जानते हैं। समस्या से निपटने के लिए कौन सी खाद डालेंगे, जिप्सम डालेंगे। एक और मिट्टी है साथियों जिसका नाम है पीट और दलदली मिट्टी। बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्व के जमाव के कारण अत्यधिक आर्द्रता वाली दशाओं में इनका निर्माण हो जाता है। दलदल में फंस गया है जीवन, यूपीएससी निकालना है जरूरी। ये मृदा जहां भारी वर्षा होगी, उच्च आर्द्रता होगी, वहां पर पाई जाएंगी साथियों। हाँ, यहाँ पे वनस्पतियां अच्छी होती है, अतः इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं और जिस कारण से यहाँ पे ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। इन मृदाओं में जैव पदार्थ की मात्रा 40 से 50% होती है। अनेक स्थान पर यह क्षारीय भी हो जाती है। अधिकांशतः बिहार के उत्तरी भाग में, उत्तरांचल के दक्षिण, पश्चिम बंगाल के तट में, उड़ीसा और तमिलनाडु में पाई जाती हैं। इन मृदा में घुलनशील लवण की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन फास्फोरस और पोटास का अभाव देखने को मिलता है। यह मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। इसमें फेरस आयन की उपस्थिति होती है। आप एक काम करना, एक तरफ लिख देना मृदा, ऐसे कॉलम बना लेना और उसमें एक तरफ लिख देना उपलब्ध खनिज और एक तरफ लिख देना अनुपलब्ध खनिज।
तो आप डाल लेना काली मृदा, उसमें कौन जैसे जीवाश्म की अधिकता है या पोटास की कमी, जीवाश्म की कमी, ऐसे करके आप पूरा एक चार्ट बना लेना, उसको याद कर लेना क्योंकि पेपर में घुमा सकता है। ठीक है, एक और मृदा है साथी जिसका नाम है वन मृदा। वन मृदा, ये मृदाएं पर्याप्त वर्षा वन वाले क्षेत्र में बनते हैं। इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है। पर्वतीय पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार इन मृदाओं के गठन और संरचना में भी बदलाव हो जाती है। घाटियों में यह दोमटी और पानसू होती हैं। ऊपरी ढालों पर ये मोटे कड़ों वाली होती हैं। हिमालय के हिमच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अनुच्छादन होता रहता है। ये अम्लीय तथा कम ह्यूमस वाली मिट्टी होती है। निचली घाटियों में पाई जाने वाली मृदा उर्वर होती है, जबकि ऊपरी घाटियों में अनुर्वर मृदा पाई जाती है। ठीक है, अब सुनिए, मिट्टियों की प्रजातियों में मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है, क्योंकि साथियों जो इसके रंध्र का आकार होता है 0.0002 mm के आसपास में होता है, इतना छोटा होता है मृत्तिका का कण। तो भैया याद रखिएगा, मृत्तिका की जल धारण क्षमता ज्यादा होती है क्ले की अपेक्षा, है ना, क्ले। तो सबसे महीन कण किसका होगा, और सबसे महीन कण जिसका होगा वो सबसे ज्यादा जल को अवशोषित करेगा, तो मृत्तिका का। इसके बाद किसका होता है साथियों, गाद का। इसके बाद किसका होता है, कण बालू का। तो मृत्तिका का कण होता है 0.0002 mm के आसपास में। ठीक है, बात करेंगे मृदा का अवकर्षण क्या होता है। सुनिएगा, मृदा अवकर्षण से आशय होता है कि मृदा का उर्वरता कम हो गया है, यानी मृदा उर्वरता का ह्रास हो गया है। इसमें मृदा का पोषण स्तर साथी गिर जाता है तथा अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम हो जाती है। भारत में मृदा संसाधनों के क्षय का मुख्य कारण मृदा का अवकर्षण ही है। मृदा अवकर्षण की दर भू आकृति, पवन की गति, वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग हो सकता है। मृदा का अपरदन पेपर में पूछा जाता है, तो आप जानते हैं, इसे थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना होगा। मृदा का अपरदन कैसे काम करता है, देखिए, मृदा के आवरण का विनाश, मृदा के आवरण का विनाश ही मृदा का अपरदन है। कैसे कैसे मृदा का आवरण खत्म हो सकता है, बहते जल और पवनों की अपरदनात्मक प्रक्रिया के साथ, दोनों साथ साथ घटित हो रही है। पानी बह रहा है और हवा भी चल रही है साथी। तो हवा और पानी, बहता पानी मृदा को क्या कर रही है, जहां से मृदा बह रही है, जहां से पानी बह रहा है वहां से मृदा क्या होगी, उसकी पहली संस्तर बह जाती है। जब भी आप पाइप से कहीं पानी वगैरह चलाते हैं तो क्या बनाते हैं, उसको बरहा बोलते हैं गांव में, ठीक है, नाला जिसको बोल सकते हैं। तो जब वो बहता है पानी तो नीचे का मिट्टी जो है अपने साथ बहा करके आगे लेकर जाता है, तो मृदा का आवरण घट गया। धरातल से सूक्ष्म कणों के हटने की दर वही होती है जो मिट्टी के परत में कणों के जुड़ने की दर होती है साथियों। मतलब जितना तेजी से ये हटेगा उतना ही तेजी से धीरे उसमें डेवलपमेंट होने की बात कर रही है। मृदा अपरदन के लिए मानव की गतिविधियां काफी हद तक उत्तरदायी होती हैं। कैसे, देखिए कैसे। पहला मृदा अपरदन का कारण है जनसंख्या का बढ़ना। इससे क्या होगा, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ जाती है तो लैंड का डिमांड, यानी भूमि का लोग ज्यादा मांग कर रहे हैं। इसके कारण से आप जानते हैं ज्यादा खेत की सफाई होगी, ज्यादा उपजाऊ खेतियों पर मकान बनेंगे, वन की कटाई करेंगे, है कि नहीं है, ठीक है। तो जनसंख्या का बढ़ना मृदा अपरदन का कारण है। मानव की बस्तियों में वृद्धि, कृषि, पशुचारण, इनकी आपूर्ति के लिए आप जानते हैं वन और प्राकृतिक संसाधन को साफ मानव कर रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा तो बस्तियां बनाना है, एग्रीकल्चर करना है, पशुचारण करना है, तो वन को साफ करेंगे, वन को हटाएंगे, काटेंगे, तो जाहिर सी बात है कि मिट्टियां वहां की उथल जाएंगी, बरसात आएगा, हवा चलेगा, मिट्टियां बह जाएंगी, ठीक है। मृदा को हटाने और उसका परिवहन कर सकने के गुण के कारण पवन और जल मृदा अपरदन के दो सबसे ज्यादा शक्तिशाली कारक होते हैं। सबसे ज्यादा मिट्टी कहाँ से हटती है, पनिया बरसता तब है, या बहुत तेज से आंधी आती है तो धूल भरी आंधी आ जाती है। तो पवन द्वारा अपरदन कहाँ पे ज्यादा होता है, तो शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में ज्यादा आप देख सकते हैं। आप शुष्क प्रदेश में आप जाइएगा, जैसे मान लीजिए कि थार के मरुस्थल में आप जाइए,
तो वहां पाएंगे खूब तेज से हवा चलेगा, पूरा रतवा तो उड़ा करके लेकर चला जाएगा। तो मृदा अपरदन किया ना? बिल्कुल किया। ठीक है। जल अपरदन अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है और यह भारत के विस्तृत क्षेत्र में हो रहा है। जल अपरदन दो रूप में होता है, एक तो परतदार, एक तो अवनालिका अपरदन। ये दो प्रकार हैं साथी। कैसे काम करता है समझिएगा। परतदार अपरदन क्या होता है? होता क्या है कि समतल भूमियों पर मूसलाधार जब वर्षा होती है, वर्षा होने के बाद इसमें मृदा का हटना आसानी से दिखाई भी नहीं देता, किंतु यह अधिक हानिकारक है क्योंकि इससे मिट्टी की सूक्ष्म और अधिक उर्वरक परतें हट जाती हैं। सुनिए कैसे। मान लीजिए कि आप अपने द्वार पर खड़ा हो जाइए, ठीक है, और समतल है भूमि और मूसलाधार बारिश हो रही है। आप पाएंगे कुछ समय बाद कि आपके द्वार पर ऐसे ऐसे रेतीली नालियां बन गई हैं साथी। यही होता है मृदा का परतदार अपरदन। एक पूरा परत मृदा का गायब हो जाएगा। वर्षा की गहरी हुई अवनालिकाएं कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देती है? खंडित। वही काम हमारे खेत में भी होता है पर हमें दिखाई नहीं देता, जिससे वह कृषि के लिए क्या हो जाती है? अनुपयुक्त हो जाती है। जिस प्रदेश में अवनालिकाएं अथवा बीहड़ अधिक संख्या में होती हैं उसे उत्खात भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। यानी जहां पे अवनालिका या बीहड़ की संख्या ज्यादा हो जाती है उसे हम उत्खात भूमि कहते हैं। और उत्खात भूमि साथी ज्यादातर जो है वो अनुर्वर होता है। अब देखिएगा, जो हमारी चंबल नदी की द्रोणी है यानी चंबल नदी घाटी जो है, वहां पर बीहड़ के संग बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसके अतिरिक्त आप देखिएगा तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी ज्यादातर बीहड़ पाया जाता है। देश के लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष बीहड़ में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। बरसात को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार लगी हुई है, जातिवाद का मामला है, डीएम एडीएम मौज कर रहे हैं सब, बस पढ़ाया गया है, काम करने का किसी को मन नहीं है, तो इसीलिए कोई उपाय नहीं दिया जा रहा है। इस बार भी मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपया मंत्रालय को दिया है। देखिए क्या होता है। 10,000 करोड़ किसके पेट में जाएगा? अरे भाई 10 सालों में उन्होंने अगर एवरेज 5,000 करोड़ का मानिएगा तो 50,000 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर पे खर्च किया है। घंटोला हो गया है। एक भी रुपया कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा, सब खा जाते हैं। अगला वो नहीं खाते हैं, मंत्रालय वगैरह सब खा लेते हैं। नदियों की घाटियों में अपरदित पदार्थों के जमा होने से उनकी जल प्रवाह क्षमता घट जाती है साथी। ठीक है। इससे प्रायः बाढ़ें आती हैं तथा कृषि भूमि को क्षति पहुंचती है। वनोन्मूलन भी एक कारण है साथी। वनोन्मूलन मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों में से एक है। इससे क्या होता है? पौधों की जड़ें मृदा को बांधे रखती हैं, रखकर अपरदन को रोकती हैं। पत्तियां और टहनियां गिर करके मृदा में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाती हैं। देश के पहाड़ी भागों में मिट्टियों पर वनोन्मूलन का सबसे ज्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफी बड़े भाग अति सिंचाई के प्रभाव से क्या हो जा रहा है? लवणीय हो जा रहा है। तो भैया अति सिंचाई भी मृदा अपरदन का एक कारण हो गया है। मृदा के निचले संस्तर में जमा हुए नमक धरातल के ऊपर आकर के मृदा की उर्वरता को खत्म कर रहे हैं। साथ ही रासायनिक उर्वरक भी मृदा के लिए हानिकारक हैं। जब तक मृदा को प्राप्त ह्यूमस नहीं मिलता, रसायन इसे क्या कर देते हैं? कठोर बना देते हैं और दीर्घकाल में इसकी उर्वरता क्या हो जाती है साथी? घट जाती है। यह समस्या नदी घाटी परियोजनाओं के उन सभी समावेशी क्षेत्रों में अधिक है जो हरित क्रांति के आरंभ के लाभी थे, क्योंकि ज्यादा मात्रा में हरित क्रांति में उर्वरक का प्रयोग किया गया, जिसके कारण से कई सारी समस्या हमारे मृदा में देखने को मिलती है। एक अनुमान के अनुसार भारत की कुल भूमि का लगभग आधा भाग किसी न किसी मात्रा में अवकर्षण यानी उर्वरता के ह्रास का शिकार बना हुआ है। प्रतिवर्ष भारत में अवकर्षण के कारण लाखों टन मृदा और पोषक तत्वों का ह्रास हो रहा है साथी, जिसका दुष्प्रभाव हमारी नेशनल प्रोडक्टिविटी यानी राष्ट्रीय उत्पादकता पर देखा जा सकता है। साथी अब अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे भारत की प्राकृतिक वनस्पति, और इसके साथ साथ हम लोग जो हमारा चौथा चैप्टर है वह है इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि और पशुधन पर भी चर्चा होगी। भारतीय कृषि के क्या है आंकड़े, नवीनतम क्या है आंकड़े, क्या सवाल यहाँ से बने, खरीफ की फसल, रबी की फसल,
क्या क्या कैसे कैसे है, इस पर चर्चा होगी। आप देख सकते हैं सारा मटेरियल आपके लिए है। और फसल की क्या किस्में हैं, पेपर में क्या कैसे पूछा गया, और इसके साथ साथ कुछ नवीनतम डेटा क्या हो सकता है, जैसे 2023-24 के आंकड़े, खाद्यान्न वाला मैटर क्या है ये हम लोग देखेंगे। रेशम का जो क्या काइंड है, रेशम की प्रोडक्टिविटी वगैरह हम समझेंगे। यहाँ से इस बार बोर्ड पे क्वेश्चन पूछा गया, क्रांति वगैरह हम देखेंगे। और यहाँ से भी क्वेश्चन पशु की नस्लों से लेकर के आता है, तो इस पर चर्चा करेंगे। अगला वीडियो आपसे मिलता है अगले सेशन में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।